अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा, उसे आसान कर दे। और कई दफ़ा होता है कि हमें दूसरे की तरफ से बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा होता, लेकिन उस सिचुएशन में भी कोशिश करें कि अपने आप को काम रखें और उनके लेवल पर बिल्कुल भी ना जाएं और अपने आप को आप लोग रिलैक्स रखें और कोशिश करें कि इग्नोर करें। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती, जरूरी नहीं है कि उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करें, बस उनको इग्नोर कर दें। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 31 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 15 डिग्रीज। इसी के साथ हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और बारिश के इम्कान 10% है। और आपको पता है कि मौसम स्पेशली ओवर द वीकेंड मुझे बड़ी बाकायदा तौर पे ठंड लगी है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर शुरू हुआ है, मुझे पहली दफा लग रहा था कि भाई काफी सर्दी हो गई है और एसी बंद होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कवर करके रखें। अगर आपके बाल गीले हैं या कुछ है तो इस तरह से मत निकल जाए, अपने बालों को पहले ड्राई कर लें या अपने सर को लाजमी तौर पे कवर कर लें, क्योंकि ये वो वाला मौसम है जहाँ पे बड़े आराम से बंदा बीमार हो जाता है और शिफ्ट हो रहा होता है सर्दियों की तरफ। और अपने आप को कोशिश करें, स्पेशली जो स्मोक का वक्त होता है जो कि सुबह के वक्त तो यूजुअली शाम के वक्त होता है, अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं कोशिश करें अपने फेस को कवर कर लें या फिर कम से कम वक्त जो है आप बाहर गुजारें ताकि स्मोक की वजह से आपको कोई इश्यूज ना हो। बाकी ऑफकोर्स हाइड्रेटेड आपने लाजमी तौर पर रहना है। और एक और चीज़ जो कि मैंने पर्सनली अपनी रूटीन में शामिल की है वो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। सर्दियों में हम समझते हैं हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, अगर हम इंडोर्स हैं तो लाजमी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि इंडोर्स हम ना सनस्क्रीन लगाएं, लेकिन इंडोर्स हो आउटडोर्स हो गर्मियों हो सर्दियों हो सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जी आपको पता है अपडेट करना आपको हमारा काम है। रेलवेज के हवाले से बात करते हैं, अवैस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम, आप सुनाएं ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस थोड़ा सा बताइएगा रेलवेज की क्या सूरत हाल है आज? मुल्की हालात के पेश नज़र ट्रेन सफ़र जो है वो भी मुतासर हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान एक्सप्रेस का हाल पिछले 2 रोज से जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से बंद कर दी गई है। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली पराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट लेट है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 4 घंटे 20 मिनट लेट है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो भी 5 घंटे 20 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस 2.5 घंटे, लाहौर से बराह रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट लेट रही है। इसी हवाले से आज तमाम ट्रेनें उसमें 4 घंटे ताखीर का शिकार रही हैं। इसकी बड़ी वजह जो है वो मौजूदा सूरत हाल भी है। महकमा रेलवे का यही कहना है कि ट्रेनों के औकात में बेहतरी लाने के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों को पता है कि रेलवे प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर हमें बेहतरी देखने को मिले, लेकिन फॉर नाउ वही सूरत हाल हैं जो कि पहले थे और इसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का जो है वो फेस करनी पड़ती है, काफ़ी परेशानी। एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। कई दफ़ा आप मजबूरी के तहत ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई दफ़ा कोई ज़रूरी काम होते हैं जो कि आपने करने होते हैं और जब आप एक दफ़ा आपका सफ़र ही लेट शुरू हो रहा है तो आप पहुंचेंगे भी लेट और फिर आपके 10 और काम जो हैं आगे वो भी लेट हो जाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि लाजमी तौर पर रेलवेज पे काम किया जाए और किसी भी कौम की तरक्की का राज हमेशा उनकी पंक्चुअलिटी होता है कि वो कितनी वक्त की कदर करते हैं। तो हम लाजमी तौर पर चाहते हैं कि हमारे रेलवेज लाजमी तौर पे वक्त की पाबंदी करें और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जो है मुसाफिरों की आसानी के लिए टाइम पर ट्रेनें चलें, टाइम पर ट्रेनें पहुंचें और इससे बहुत हद तक बहुत चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी और हम भी जो है शान से कह सकेंगे कि हम भी एक कौम में शामिल हैं जहां पर वक्त की पाबंदी की जाती है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है फैसलाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें, हमारी कोशिश है टैलेंट को हाईलाइट करें। 30 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी हॉबीज हैं आपकी, हो सकता है कि वो वीडियो शो में चलाई जाए या फिर कि एक्चुअली में आपको शो के अंदर इनवाइट किया जाए, क्योंकि फैसलाबाद के टैलेंट को इनकरेज करना हमारा काम है। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कोई भी फैसलाबाद से रिलेटेड और कई दफ़ा पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा फोकस फैसलाबाद शहर के ऊपर होता है, किस तरह से वो इम्पैक्ट करेगा फैसलाबाद के शहरियों को और फैसलाबाद की ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी डिफरेंट चीज़ें। और हमारा फोकस यही रहेगा, आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि प्रॉपर्टी के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजिटलाइज की गई है और हमारी कोशिश होगी कि आज के शो में डिस्कस करें कि ये जो नई
डिजिटलाइजेशन है, उससे हमने किस तरह से कोप करना है, किस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कोशिश करनी है कि फ्रॉड से हम लोग अपने आप को बचा सके, और क्या डिफरेंस क्या आएगा, किस तरह से इस सिनेरियो में हम लोग इवॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे इसी वाले से बात करेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो अब्दुल रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर है, वो हमारे साथ है। वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और साथ ही साथ फैसल नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, डिजिटलाइजेशन हर सेक्टर में हो रही है, हर जगह पे देखने को मिल रही है, और उसके साथ बदलती हुई चीज़ों के साथ खुद को बदलना और अपडेटेड रखना बड़ा ज़रूरी है किसी के लिए। सबसे पहले मैं तो चाहूँगी कि ये जो एक चेंज है, एक बदलाव है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और किस तरह से ये हमें चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था अपना लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का, इस हवाले से करूँगा बात कि ये बहुत अच्छा एक इकदाम था पंजाब गवर्नमेंट का, जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा हद तक आपके जो रिकॉर्ड है वो महफूज हो गया। इससे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इसमें ये मतलब कहना कि जैसे पहले होता था कि बहुत ज़्यादा एक लैंड जो थी बार बार जगह पे बिक जाती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो आपको बता सके कि जी यहाँ पे आपने ये ऑलरेडी फ़र्द ले चुके हैं। सिंपली एक पेपर पे था। तो अभी सिस्टम में है, कंप्यूटराइज हो चुका है। अगर एक दफ़ा आप फ़र्द ले गए, दोबारा लेने गए तो सिस्टम अलाउ नहीं करता आपको। तो ये बहुत ज़्यादा कह लें कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें जैसे एक दफ़ा आपने सेंटर विजिट कर लिया, आप इनकार नहीं कर सकते आपके जी मैं नहीं आया था, कोई और आया था, क्योंकि वहाँ पे आपका आईडी कार्ड महफूज है, आपकी पिक्चर लगी हुई है रिकॉर्ड के अगेंस्ट। तो ये बहुत एक कह लें कि मतलब आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, और बहुत ज़्यादा कह लें कि एक फास्ट और अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, और बहुत अच्छा भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स डिजिटलाइजेशन से बेटर तरह से रिकॉर्ड रखा जा सकता है चीज़ों का, और झूठ और करप्शन जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। और इसके अलावा क्या फ़वाइद होंगे इसके? फातिमा, कहा जाता है कि पंजाब में जो बहुत बड़ी लड़ाइयों का मौजूद वो पटवार सिस्टम था कि यहाँ पर थोड़ा सा रकबा बढ़ा दिया, कम कर दिया, कोई 2 नंबरी कर दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिटिगेशन थी, अदालतों में केसेस थे। कहा जाता था कि कोई भी जो केस है वो जब अदालत में चला जाता तो वो कई कई साल लगा देता है। तो उसके पीछे यही मुहरक़ात थे कि पटवारियों की जानिब से दोनों फरीकों को ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जाते थे कि जिनकी वजह से वो प्रूव कर लेते थे कि हम ही सच्चे हैं, और इस वजह से 20-20, 30-30 साल लग जाते थे। अभी लैंड रिकॉर्ड सेंटर जब बनाए गए, पर्पज़ ये था कि सारा कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा। बेशक उसमें अभी तक 100% कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन 50% से ज़ायद हो चुका है। जहाँ पर हुआ है वहाँ पर ये फ़ायदा है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज हुआ है कि अगर 3 मरले जगह है तो वो 3 मरले ही लिखी जाएगी, वो 3.5 या 2.5 मरले नहीं हो सकती। तो ये बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो उस तरह से गलती भी नहीं करता जिस तरह से ह्यूमन एरर सामने आते हैं। तो ये एक बहरहाल बहुत बड़ी सर्विस थी, लेकिन जो हुकूमती इतनी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी जा सकी। और अभी भी तकरीबन जो 50% लोग बाहर हैं उनको फिल फोर इस सिस्टम में लाना चाहिए, और इसमें जो कुबाहतें हैं उनको भी दूर करना चाहिए, और इनको मजबूत भी करना चाहिए। फिर जो एम्प्लॉइज़ को परमानेंट नहीं किया जाता ये भी करना चाहिए। कुछ ऐसे रिलीफ इन्हें देने चाहिए कि जिससे जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पैरेलल बेहतर तरीके से काम भी कर सकें, लोगों को रिलीफ भी मिल सके, और जो 2 नंबरियाँ होती हैं वो भी ना हो सके। और तमाम जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई भी रजिस्टर पड़ा हुआ है वो आग लग जाती है, कुछ भी होता है, कोई भी अगर पटवारी के जहन में 2 नंबरी आती है, या कोई भी जो उसके पास कंज्यूमर आता है वो पैसे दे के काम करवा लेता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। डिलेइंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसी का कुछ काम रोका जा सकता है, लेकिन 2 नंबरी नहीं की जा सकती ना। करप्शन का काफ़ी हद तक जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया। अगर ये 100% तमाम काम हो जाता है तो फिर इससे मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हर मुल्क में हुई है, यहाँ पर भी हो रही है, बहुत सारे शोबों में हो रही है, लेकिन अभी हम मैनुअल तरीके में फंसे हुए हैं। वही पुराने रजिस्टर जिनसे फिर पटवारी का जो मिलना है वो भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी भी चले जाएँ अपने दफ्तर में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर सेंटरों में जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उतनी घंटों में उनका वहाँ पर रहना ज़रूरी होता है। कैमरे लगे हुए हैं, लोग शो डाल देते हैं, कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। फिर ये कुबाहतें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इससे बेहतरी आने का इम्कान तमाम मौजूद है। बिल्कुल, और क्योंकि प्रिवेंशन मेजर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर हम डिजिटलाइज कर लें, कुछ भी कर लें, फ्रॉड 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एंड आई थिंक आप अग्री करेंगे इस बात से।
इस सिनेरियो में चीजें बदली हैं तो नए तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की जाएगी, तो मैं चाहूंगी इस हवाले से भी थोड़े से बताएं किस तरह से अपने आप को फ्रॉड से बचाया जा सकता है। इसमें दो तीन चीज़ें। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी ज़मीन खरीद चुके हैं या प्लॉट खरीद चुके हैं, चाहे उनको 1 महीना हुआ या 50 साल से वो मालिक है, उनको भी कुछ मतलब कह लें कि अपनी सेफ्टी के लिए अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। फौरी तौर पे उनको अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना चाहिए। अगर पटवारी के पास है तो वो अपने रिकॉर्ड की फ़र्द लें, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे है कि हमारे लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री करवा ली और समझते हैं कि शायद हम मालिक बन गए हैं। रजिस्ट्री करवा के रख दी जाके, उसके बाद इंतकाल होता है रजिस्ट्री के अगेंस्ट, कोई इंतकाल नहीं हुआ, मलकियत चेंज नहीं हुई, मालिक पहले ही खड़े हैं अभी तक। उसके लिए हर बंदे को ये चाहिए कि फौरी तौर पे अपना रिकॉर्ड चेक करें, अपनी रजिस्ट्री लेके जाएं। अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे या कंप्यूटराइज है तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएं, अगर पटवारी के पास है तो पटवारी के पास जाएं। उसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छी कैंपेन लॉन्च की है जो अभी भी चल रही है कि मस्जिदों में ऐलानात करवाए हैं कि हर मालिक जाकर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे अपना आईडी कार्ड का इंदराज करवाएं। अगर आपके आईडी कार्ड का इंदराज हो जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपके रिकॉर्ड के अगेंस्ट आपकी पिक्चर आ गई, आपका आईडी कार्ड आ गया, आपका रिकॉर्ड महफूज है, अब कोई बंदा आपके साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूरी है कि हर मालिक अराजी सेंटर पे जाके अपना आईडी कार्ड का इंदराज करवाए और अपनी पिक्चर उसमें सेव करवाए, क्योंकि सेम नाम के ये सिटी एरिया जैसे सेम नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फिर आप सेंटर वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हर एक को तो नहीं जानते कि आप बिल्कुल आप ही फैसल नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक है और आप ये जो प्लॉट की फ़र्द लेने आए ये आपका ही है। सेम नाम का कोई और बंदा भी जा सकता है। उसके लिए कुछ उनकी एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे वो कहते हैं कि ओरिजिनल रजिस्ट्री लेके आए, वहाँ से भी वो मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो कह लें कि लैंड ऑनर का मैं समझता हूँ कि उसका अपनी जिम्मेदारी है कि वो सेंटर पे जाके अपना आईडी कार्ड का इंदराज करवाए और अपनी तस्वीर सेव करवाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया, अभी इंतकाल हुआ नहीं और पहला मालिक ही अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने इंतकाल करवा लिया, इंतकाल कंप्यूटराइजेशन में अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, कुछ पेंडेंसी उसमें है। पटवारी के किए हुए इंतकाल जो कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे इंदराज करने थे वो रहती हैं अभी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, वो समझते कि पटवारी के पास हम गए थे, उसने हमारा इंतकाल कर दिया, हम मालिक बन चुके हैं, लेकिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे पहला ही मालिक खड़ा है कि किसी न किसी इशू की वजह से वो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हो सका, वो रुका हुआ है। फौरी तौर पे हर बंदे को ये चाहिए कि अपने सेंटर पे जाएं, अपना रिकॉर्ड चेक करें। अगर कोई उनका इश्यूज है तो मुतलका रेवेन्यू स्टाफ के पास जाएं, वो इशू रिजॉल्व करवाएं और अपने रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त करवाएं। बिल्कुल। और रेवेन्यू आपने बोला कि रेवेन्यू वालों के पास जाएं, तो मैं चाहती हूँ इस हवाले से भी अगर अब्दुर्रहमान आप क्लैरिफाई थोड़ा सा करें कि अगर कोई फ्रॉड नजर आता है तो क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, और फिर ऑफकोर्स मैं चाहूंगी आप थोड़ी डिटेल इस पर दे दें। ठीक है फातिमा, सबसे बड़ा ये मसला है कि आप कोई भी जो इंतकाल होता है तो फौरी तौर पर कुछ ही दिनों में उसकी फ़र्द लेने के लिए लाजमी आए। अभी तो जो कंप्यूटराइज हो रहा है वो तो मोबाइल पे देखना भी मुमकिन हो सकता है। अपने आईडी कार्ड का इंदराज करवाएं, खुद भी देख सकते हैं, और फिर जो रिकॉर्ड की फ़र्द हासिल करके घर पे रखना ये भी बड़ा लाजम है। सब रजिस्ट्रार के पास जाएं, अगर जहाँ कहीं मसला आ रहा है तो फौरी तौर पर तमाम काम छोड़ के जाएँ, क्योंकि देखें ये हाउसिंग का काम है, घरों का काम है। घर बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो आप प्लाट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन अगर वो आपके नाम पर नहीं है पैसे देने के बावजूद, तो फिर ये एक बड़ा थ्रेट में आप रह रहे हैं। ये तो अगले बंदे की, ये देखें हज़ारों ऐसे केसेस अभी सामने आते हैं कि जिनमें रजिस्ट्री अपनी तरफ से करवा ली जाती है, लेकिन अभी पुराना मालिक चाह रहा होता है। तो ये एक तरह से थ्रेट है। अगर पुराने मालिक को पता चलता है किसी और को बेच देता है तो एक नई तरह की लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी अमर होते हैं कि अपने पास अपना जो, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू की बड़ी मशहूर एक टर्म होती है कि मुश्तरी होशियार बाश ना, जिसने परचेज़ की है, जिसने ली है चीज़, तो उसकी अब जिम्मेदारी है कि वो तमाम चीज़ें क्लियर करे, तमाम लोगों को उधर लाए, वकील को क्लियर करे, फीसें क्लियर करे, इंतकाल अपना रजिस्टर्ड करवाए, और उसके बाद अपने पास जो असल रजिस्ट्री है वो रखे, फ़र्द की कापी रखे, ताकि उसके पास महफूज हो। कल को कहीं बेचना है, कोई भी मसला बनता है तो उसके पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, फिर ही वो लिटिगेशन में जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है। अगर वो कहीं पर भी कमज़ोरी दिखाता है डीलर्स के कहने पर, वकील के कहने पर, तो फिर वो यकीनन एक बड़े मसले में फंस सकता है। बिल्कुल। और रेवेन्यू के हवाले से आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह से कंप्लेन आप कर सकते हैं, उसे प्लीज थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिएगा। इसका ये है कि आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे गए हैं, बिलफर्ज आपने पटवारी से इंतकाल करवाया और आप मालिक नहीं है अभी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे, आपने देखें कि जी आप क्यों नहीं मालिक, आपने इंतकाल करवाया था, वो हमारा इंतकाल का इंदराज क्यों नहीं हुआ। इंदराज में ये है कि कुछ मसाइल आ जाते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि जैसे पटवारी रजिस्टर पे लिख रहा था तो पेपर ने नहीं बोलना कि आपने 10 मरले 20 स्क्वायर फुट को 10 मरले 30 स्क्वायर फुट लिख दिया, पेपर पे तो आपने जो कलम चला दिया चल गया। सिस्टम में जो है अगर 10 मरले 20 स्क्वायर फुट का मालिक आ रहा है
तो रजिस्ट्री पे आपने 10 मरले 30 स्क्वायर फुट लिख दिया, तो सिस्टम ने कहना कि 10 मरले 10 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लिख रहा है, ये वो कहाँ से मतलब सिस्टम कहेगा, वो वहाँ पे एरर दे देगा। तो उसके लिए वो मतलब कहने के रुक गया, इशू में चला गया। उसके लिए फौरी तौर पे मालिक की जिम्मेदारी है कि आप जाएं सेंटर पर रिकॉर्ड चेक करें। अगर आप मालिक नहीं बने, पहले ही मालिक खड़ा है, पता कराएं कि जी क्या इशू क्या है हमारा। अगर इशू है आपका रेवेन्यू साइड का, कि जिस तरह पटवारी के पास लिखा गया, उनके लिखते हुए लैंड ज़्यादा लिख दी उन्होंने, कुछ आंधे एक मरले ज़्यादा लिख दी, क्योंकि सिस्टम तो ज़्यादा की अलाउ नहीं करेगा, कम खुद से वो कर नहीं सकते। अच्छा, अब गए हैं वो रेवेन्यू स्टाफ के पास, फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, ठीक है। एक तो कंप्लेन फॉर्म मिल जाता है राजीव खान सेंटर से, वो आपने लेना, सब रजिस्ट्रार के पास वो चला जाता है आपका, या तहसीलदार है उसके पास चला जाता है, इसकी कापी एसी साहब को जाती है। तो वो लेके आपने शिकायत फॉर्म जो है वो लेना आपने, वो दर्ज करके आपने मुतलका जो भी आपका इशू है वहाँ से राजीव खान सेंटर इंचार्ज के साइन करवाने हैं, उनसे लेके तो आपने चले जाना मुतलका रेवेन्यू अफसर के पास, फिर वो आपका इशू रिजॉल्व करता है। इसका टाइम भी है थोड़ा सा, मेरा ख्याल 7 दिन या 8 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर उसने रिपोर्ट देना होती है। तो फिर वो जो इशू रिजॉल्व होने के बाद सेंटर पे आ जाता है, फिर वो राजीव खान सेंटर का अमला उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये हर मालिक के लिए मैं फिर से कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि अपना सेंटर पे जाएं, अपना रिकॉर्ड वेरीफाई करवाएं, अपनी मलकियत वेरीफाई करवाएं, और ये लाजमी है और बहुत ज़रूरी है। कहने के जिस तरह मोस्टली लोग रजिस्ट्री करवा के कहने कि हम मालिक बन गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जैसे अब्दुल-रहमान साहब ने कहा कि मुश्तरी होशियारबाश, ये बड़ी मशहूर टर्म है इसकी, तो ये वाकई ही जो बंदा खरीद रहा है उससे होशियारबाश होना चाहिए, और ये सारे मामला अपने उसे खुद रिजॉल्व करने चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि जैसे कोई बंदा नया खरीदने जा रहा है, तो उसके लिए उसको भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें मैं जिक्र करूँगा कि एक बंदा मोस्टली हमारे क्या चलता है कि इकरारनामा दे दिया मैंने, इकरारनामे पे आगे बंदे सेल करते हैं, तो जो लेने वाले हैं उनको चाहिए कि इकरारनामे पे ना खरीदें किसी से, कोशिश करें। वैसे मोस्टली हमारा चल रहा है कि जैसे इकरारनामा मालिक से कोशिश करें, मालिक से खरीदें, मालिक से इकरारनामा लें। इकरारनामा दार इकरारनामा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कल को खुदा न खास्ता आपका इशू बन गया, मैंने अब्दुल-रहमान साहब को इकरारनामा दिया, इन्होंने आगे किसी को दे दिया, कल को जो अगला बंदा उसको कोई इशू बन गया अदालत में जाता, तो वो अब्दुल-रहमान साहब के नाम पे कर सकता है, मेरे नाम पे नहीं कर सकता, मैं मालिक था, मालिक तो मैं हूं, इन्होंने तो इकरारनामा इनसे लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोशिश करें कि मालिक से इकरारनामा करें। इकरारनामा दार इकरारनामा जो है वो आपके लिए कल को मसाइल क्रिएट कर सकता है। उसके बाद फिर आप कोशिश ये करें कि जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं उसकी मलकियत लाजमी चेक करें, मलकियत लाजमी चेक करें। उसे कहें मालिक से कि इसके मुझे फ़र्द रिकॉर्ड की या फ़र्द मलकियत जो भी आप मतलब कह लें वो उनको प्रोवाइड करें। उसमें एक खाना होता है कैफियत का, वो कैफियत लाजमी देखें। राजीव कार्ड सेंटर पर उसकी तमाम कैफियत आ रही होती है, पटवारी के पास जो वो लिख के देता है उसमें अगर कोई उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है या कोई लोन वगैरह लिया हुआ तो वो रेड से कैफियत में लिख देता है, उसको लाजमी चेक करें कि जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इसमें कोई स्टे नहीं है, कोई उसने कर्जा नहीं लिया हुआ, ये चीज़ें लाजमी ख्याल करें। उसके बाद आपका आ जाता है आगे कि मुख्तारे आम पे प्रॉपर्टी कोशिश करें कि अगर मालिक आप किसी में मुख्तारे आम ले रहे हैं ना, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसकी रजिस्ट्री करवाएं। थोड़ा सा खर्चा मोस्टली हमारे डीलर हजरात क्या कहते हैं, बंदे को मशवरा देते हैं कि अगर मैंने कारोबार के लिए ली है प्रॉपर्टी, मैंने 6 माह बाद साल बाद सेल कर देनी है, तो कह देते हैं जी आप रजिस्ट्री ना करवाएं, खर्चा बच जाएगा आपका, आप मुख्तारे आम करवा लें। ये बहुत रिस्की काम है। मुख्तारे आम अगर एक बंदे ने मुख्तारे आम दिया वो किसी भी वक्त उसको कैंसिल करवा सकता है। आपने तो उसे पे कर दिया पैसे मुख्तारे आम पे। मुख्तारे आम इस केस में मैं कह रहा हूँ कि आप रकबा खरीद लेते हैं और आगे सेल करना चाह रहे हैं 6 माह साल में, तो आपको डीलर हजरात मशवरा देते हैं कि जी आप रजिस्ट्री ना करवाएं, आपका खर्चा बच जाएगा, आप मुख्तारे आम करवा लें। बहुत रिस्की काम है। मुख्तारे आम देने वाला बंदा किसी भी वक्त मुख्तारे आम को कैंसिल करवा सकता है, इसे अब्तालनामा कहते हैं। जब वो कैंसिल बगैर बताए हुए कि जी मैंने आपको मुख्तारे आम दिया था मैं इसे कैंसिल करवा, बताने की भी जरूरत नहीं है, वो बगैर बताए हुए उसे कैंसिल करवा सकता है। फिर खुदा न खास्ता एक और इसमें रिस्की फैक्टर ये है कि अगर उस बंदे की डेथ हो जाए, जिस बंदे ने मुख्तारे आम दिया था, तो आपका मुख्तारे आम वहीं पे ख़त्म है उसकी डेथ के साथ ही। फिर हमारे अखलाकियात हैं अभी अल्लाह का शुक्र है माशरे में, उसके जो वारसान है वो कहते हैं कि जी ठीक है, बिल्कुल हमें पता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने आपको मुख्तारे आम दिया था, ठीक है आप ये करवा लें, हम आपको देती हैं। फिर आपको विरासत करवाना पड़ेगी। उसके बीवी बच्चे हैं, वो तो नहीं कहेंगे कि जी आप हाँ जी हम करवा के देंगे आपको, आपने लेना है, आप वो करवाएंगे, विरासत करवाएंगे। फिर अगर बच्चे नाबालिग हैं, आपको उनका गार्डियन मुकर्रर करवाना पड़ेगा अदालत से, वो फिर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इस टेंशन से बचने के लिए कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कि डीलर हजरात अक्सर हमारा मशवरा देते हैं कि जी आप मुख्तार आम करवाएं, रजिस्ट्री करवाएं, मुख्तार आम ना करवाएं। और बहुत अच्छी एडवाइस, बहुत हेल्पफुल एडवाइस। जब भी कोई चीज़ बदलती है, जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, उसके ड्रॉबैक भी होते हैं। हमारा काम है अपडेटेड रहना और कोशिश करना कि नई चीज़ों को
जो है अपनाने की कोशिश करें और सीखते हुए अपनाएं, ताकि कम से कम जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका फैसल नदीम साहब, आपने वक्त निकाला और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आज के हवाले से। तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक डिजिटलाइज सिस्टम के हवाले से, किस तरह से बेहतर तरीके से लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं, टॉपिक भी तब्दील होगा और बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से। आपको पता है हमारी कोशिश होती है फैसलाबाद के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हम कोशिश करें शो में उनको इंक्लूड करें, उनके हवाले से बात करें। अगर आपके कोई भी सवालात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं या कंसर्न्स हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी के हवाले से। यूथ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है आज के सिनेरियो में, सोशल मीडिया का जमाना है, कोशिश की जाती है कि सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूथ को इंगेज किया जाए। और आज मेरा ख्याल है पता कर ही लेते हैं मुस्लिम लीग नून की क्या स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी है यूथ के हवाले से, कितनी इन्वॉल्वमेंट है पार्टी के बड़े डिसीजंस में यूथ की और किस तरह से आगे चीजों को लेकर चलेंगे। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की यूथ को किस तरह से अगले इलेक्शन से पहले रिकैप्चर किया जाएगा, बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मलिक अली ऐवान हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, जो कि डिविजनल सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। साथ ही साथ अब्दुल रहमान जो कि ब्रेक से पहले भी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका भी और आपका भी मलिक साहब, आप ज्वाइन करें हमें इस सेगमेंट के अंदर। सबसे पहले तो ऑफकोर्स सबके दिमाग पे एक ही सवाल है, यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स के अंदर और हमारे मुल्क के फ्यूचर में भी। मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी है यूथ को लेकर, किस तरह से यूथ को इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, किसी भी स्ट्रैटेजी से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से जनाब अब्दुल रहमान साहब का और आपका स्पेशली शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का, कि ये हमेशा की तरह अवाम की आवाज़ जो है ना वो अवानों तक पहुँचाते हैं। दूसरा जहाँ आपने ये सवाल किया है कि यूथ का किरदार, यू नो वेरी वेल के पीटीआई का जो मेन एक उन्होंने स्टेप जो है खान साहब ने उठाया था, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उसमें यूथ का बहुत बड़ा किरदार था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनाब सदर पंजाब राना सनाउल्लाह खान साहब की क़यादत में मैं समझता हूं कि यूथ का जो किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इज्जत वाला दिया है वो शायद किसी और जमात ने नहीं दिया। तो जिस तरह हम एक भरपूर तरीके से पहले हमने राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में अपनी तंजीम साजियाँ मुकम्मल की हैं, फिर हम गली गली घर घर में जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम जो है वोट को इज्जत दोगा वो हमने आगे पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम इसको लेके चल रहे हैं वो एक बेहतरीन अंदाज होगा आने वाले मुस्तकबिल में, तमाम यूथ का मुस्तकबिल, क्योंकि यूथ का है। हमारा एक बड़ा खूबसूरत नारा है कि चलता फिरता पाकिस्तान, ठीक है ना जी, उसमें यूथ का किरदार जो है वो किसी बात से लुकी छुपी बात नहीं है उसमें। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह आपको पता चलेगा ये जो नाहल और झूठी हुकूमत है इसको जब होश के नाखून आएंगे, जब इनको सही पता चलेगा तो इंशाल्लाह यूथ का बहुत बड़ा किरदार होगा उसमें। बिल्कुल। अब्दुल रहमान आप क्या कहेंगे ओवरऑल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें आज के ज़माने में 2021 में पाकिस्तान में और फैसलाबाद के अंदर यूथ का कितना किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर? फातिमा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिलाशुबा ये नारा लगाया, यूथ को बड़ा उन्होंने प्रमोट किया, अकोमोडेट भी किया, यकीनन उन्होंने टिकट्स भी दिए। जहां पुराने लोगों को एडजस्ट किया वहां नए लोग भी थे। मुराद सईद की मिसाल है, मियां फ़र्क हबीब फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए तो वो मतलब वज़ीर इत्तलात बन गए हैं, बड़े ऊपर गए। तो ये यूथ को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है। तो प्रेशर अल्टीमेटली दूसरी जमातों पर भी आया। मुस्लिम लीग नून की जानब से यूथ विंग की तंजीम तो पहले से मौजूद थी, उसको मज़ीद बेहतर किया गया और नए लड़कों को उसमें शामिल किया गया ताकि जो नया खून है वो भी तंजीम में आता जाए, यंग ब्लड आता जाए। तो उससे बिलाशुबा बड़ी एनर्जी मिलती है। जहाँ पर बाबू ने कब्जा किया होता है पुरानी सोच के हमें लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा
असर और सूख नहीं होता। देखिए कि सोशल मीडिया को भी पीटीआई की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इंट्रोड्यूस किया, उससे फ़ायदा उठाया, प्राइम मिनिस्टरशिप मिली, उनकी देखा देखी मरीम नवाज़ की क़यादत में नून लीग का सोशल मीडिया ग्रुप बना, तो यकीनन अब काफ़ी बेहतर चाह रहे हैं। देखेंगे पुराने लोग जितने भी हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वासिफ अली जरदारी, वो सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि आज का जो तमाम नौजवान है वो तो बैठा ही सोशल मीडिया पे हुआ है ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, या इसी तरह से स्नैपचैट, इंस्टा समेत जितनी भी ऐप्स बनी हुई हैं वो तमाम का तमाम यूज़ करते हैं। तो अब उनको राग़िब करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जहाँ पर दूसरी चीज़ें, वहाँ पर यूथ बहुत ज़रूरी है जो उनको अट्रैक्ट करेगी। देखिए मियां नवाज शरीफ की तकरीर बाज़ का चैनल्स नहीं दिखा पाते, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लाइव चलती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लोग सुनते हैं, तो ये यूथ का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह से अपने नए से नए लोगों को सामने लाना, पुराने बाबों को थोड़ा साइड पे करना, ये यूथ का एक चैलेंज भी है मुस्लिम लीग में, दूसरी जमातों में, कि वो खुद से आगे आएँ, कब्जा करें, नए ख्यालात के साथ जो है वो नए लोगों को पार्टी में शामिल करते रहें, उससे यकीनन बहुत बड़ी बेहतरी आती है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ, एक एप्लीकेशन के हवाले से डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है सोशल मीडिया की, और यूथ की बात हो रही है, तो किस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से गो लूट लो की तरफ से एक स्पेसिफिक ऑफर जो है आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है 50,000 रुपए जीतने का। साथ ही साथ आपको 20,000 मुख्तलिफ ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर हैं जिनके ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी आप अवेल कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स बड़ी अमेजिंग बात है। QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो की खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। मौका आपके पास होगा 50,000 रुपए जीतने का, और साथ ही साथ 20,000 डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर जिन पर आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। और ऑफकोर्स मुझे डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, सेल्स हो, डिस्काउंट्स हो, किसको अच्छी नहीं लगती है, मुझे नहीं पता कौन है जिसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो लेकिन आपको अगर डिस्काउंट्स अच्छे लगते हैं तो लाजमी तौर पे जाएं, ये जो स्कैन करें, QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो की खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाएं। और किसको अच्छा नहीं लगता है कि आप डिफरेंट तरह की चीजें खरीद सकते हो, डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हो, और ऑफकोर्स इन डूइंग ऑल दैट आप अपने आप को एक मौका दे रहे हैं कि आप 50,000 रुपए भी साथ ही साथ जीत सकते हो। एंड ये स्पेसिफिकली क्रिकेट मैचेस जो कि हो रहे हैं, ये इनके साथ रिलेट किया गया है गो लूट लो की तरफ से। आपको पता है पाकिस्तान ने इस दफा बेशक हर पाकिस्तानी का सर जो है फखर से ऊंचा कर दिया। अगर पिछले कुछ जो मैचेस रहे हैं पिछले सालों के अंदर, जहां पर हम लोग बड़े डिसअपॉइंटेड फील करते रहे हैं और मुझे खुद याद है कि अच्छा महसूस नहीं होता, तो पाकिस्तानी टीम ने लाजमी तौर पर इस दफा जितना हमें फख्र महसूस कराया है और जितनी मेहनत की है, और इस तरह की टीम्स जो कि हमें बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही थी, बड़ी अच्छी तरह से उनके छक्के छुड़ाए हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम हो गई या फिर इंडिया की टीम हो गई, तो बड़ा मजा आया है वो मैचेस देखने। अफगानिस्तान के साथ जो रिसेंटली मैच हुआ था, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और गो लूट लो की तरफ से इसीलिए ये पाकिस्तान की जो जीत है, और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हमारे मुल्क का नाम और हमारी टीम का और हमारी जो मेहनत है, जो लगन है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी, और जिस तरह से पूरी दुनिया हमें अंडर एस्टिमेट करी थी, पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से हमारा नाम रोशन किया है, गो लूट लो ने आपको ये ऑफर दिया है, जहां पे आप 50,000 रुपीज जो है वो जीत सकते हैं। और साथ ही साथ आप 20,000 पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट तरह के डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गो लूट लो खेलो और जीतो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाएं। और QR कोड जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको जल्दी से स्कैन करें। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें इसको, जो डिस्काउंट्स उनको अवेल करें। और ऑफकोर्स 50,000 रुपीज जीतने का मौका, और इतनी आसानी से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आपको मिल रहा हो तो कोई क्यों इसको अवेल नहीं करेगा। हमेशा जब भी कोई सेल्स होती हैं, कोई डिस्काउंट्स होते हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गो लूट लो स्पेसिफिकली जो ये पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो हम तो यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से ये जो सफर है वो करता रहे। और गो लूट लो इस खुशी में आप लोगों के साथ शामिल है, इसीलिए ये अमेजिंग सा ऑफर जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। खैर हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप लोग जो है इंटरेस्टेड फील कर सकते हो, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, हो सकते हो, हम वो लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करें। इसे गो लूट लो की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आज हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें। हम चाहते हैं कि यूथ का जो किरदार है हमारी फैसलाबाद की डायनेमिक में, उसके हवाले से बात करें। अगले इलेक्शंस में क्या स्ट्रैटेजी होगी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्या स्ट्रैटेजी है यूथ को दोबारा, जिस तरह से अब्दुल रहमान आप बात कर रहे थे कि पिछले इलेक्शन में फोकस
यूथ पे किया गया था, सोशल मीडिया का, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके यूथ को अपनी तरफ किया गया था। मुस्लिम लीग नून की किस तरह की स्ट्रैटेजी है अगले इलेक्शंस को लेकर? जी इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान भाई ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से बताया आपको कि सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है 85% जो है वो उसका किरदार जो है वो यूथ के अंदर पाया जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के सिटीज़ लेवल पे, ज़िला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे हम उसकी टीमों के एक मेंबर्स जो हैं वो बना के और उनको आगे अपना जो पैगाम है वो डेवलप करवाते हैं या उनको आगे तक पहुँचाते हैं। तो 2018 के इलेक्शन में जिस तरह खान साहब ने, खैर इसमें तो यूथ का किरदार भी जो रहा है उसका मैं आपको तफसीलन तो नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है ये तो एक सिलेक्टिव गवर्नमेंट थी बनी है, खुद साख्ता जिसको कहते हैं। इसमें किरदार किसी भी तरीके से ना वुमेन का है ना यूथ विंग का है, हम तो ये मानते नहीं है, सीधी सी बात है। तो बाकी इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा आपके सामने होगा, ये इलेक्शन इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अब आवाम को पता चल गया है ये खान साहब के झूठे दावे वादे, अब ये इतनी देर आवाम जो है ना इसके पीछे लगने वाली नहीं थी। और जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अब अगर अब भी हमने इस पे तवज्जो ना दी तो शायद मुस्तकबिल में हमारी जो यूथ है, हमारी जो मुस्तकबिल है वो बड़ा भयानक भी हो सकता है। बिल्कुल जी, एंड विश मुस्लिम लीग नून ऑल द बेस्ट। और हम यही चाहेंगे कि आगे चलते हुए हमेशा यूथ को सही रिप्रेजेंटेशन भी मिले और वो अपना किरदार हमारे मुल्क की तरक्की में पूरी तरह से अदा कर सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूथ ही हमारा फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका मलिक साहब, आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। एक दफा फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रेक में जाने से पहले आज हमने कोशिश की कि डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं फैसलाबाद के हवाले से, उनको कवर करने की कोशिश करें और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनके हवाले से बात करें। तो जी अब हम बात करना चाहेंगे ऑफकोर्स बल्दियात की बहाली के हवाले से। आपको पता है कि बहुत वक्त से एक सिनेरियो बिल्ड हुआ था फैसलाबाद के अंदर, बल्दियात को बहाल नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, एहतजाज भी देखने को मिले और गवर्नमेंट के इदारों के साथ बहुत सारी बातचीत भी की गई, जिसके बाद फाइनली अब बल्दियात को बहाल कर दिया गया है। तो खुशी की बात, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। दिसंबर के बाद क्या सिनेरियो होगा और इस वक्त जो लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, वो आखिर क्या चाहेंगे गवर्नमेंट से? 2 महीने काफी नहीं होते, क्या किया जा सकता है 2 महीने के अंदर? लेकिन मेरे से बेहतर आई थिंक आपको जो इस सिनेरियो का एक्चुअली हिस्सा है वो बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे इस हवाले से। तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आतिफ कसाना हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि यूसी चेयरमैन हैं, साथ ही साथ को पिटिशनर बल्दियात बहाली केस भी हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। साथ साथ अब्दुर्रहमान, जो कि आज स्पेसिफिकली फैसलाबाद के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है देने के लिए हमारे साथ है। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर एक दफा फिर। और मैं चाहूंगी कि शुरू करें सबसे पहले तो बल्दियात की बहाली का इशू जो है बहुत दफा शो में डिस्कस किया गया है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। फाइनली ये खुशखबरी जो है 28 महीने, इफ आई एम करेक्ट अब्दुर्रहमान, 28 महीने के बाद सुनने को तो मिली कि बल्दियात को बहाल कर दिया गया, लेकिन आखिर 2 महीने के लिए बहाल कर भी दिया जाए तो उसका आखिर फायदा क्या है, इस हवाले से बताएं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। बात 2 माह की नहीं है, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आप खुश हैं 2 महीने से? नहीं, खुश तो हम हैं, खुश इस बात 2 माह से खुश नहीं है। मैं बात आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 3.25 साल पहले 4/5/2019 तक जो हमारा टनोर कंटिन्यू था बल्दियात का, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की तमीर और तरक्की के लिए हम मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब के साथ शाना बशाना कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अचीवमेंट भी हो रही थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ के नाम पर मबनी है, इन्होंने हमारे चलते हुए एक ऐसे निज़ाम को जो आवाम की ग्रास रूट लेवल पर खिदमत कर रहा था उस पर शब खून मारा और पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों को और पंजाब के करोड़ों अवाम के जो दिलों की तर्जमानी कर रहे थे, जिन्होंने अपने हक राय दही इस्तेमाल करके उनको मुंतखब किया था,
उनको घर भेज दिया। घर इसलिए भेज दिया क्योंकि जो रोजाना की बुनियाद पर जो उनके मसाइल थे वो उनकी दहलीज पर आवाम के हल हो रहे थे। उनको ये किसी सूरत भी ये उनको गवारा ना थी, क्योंकि उनके MNAs और MPAs जो एक हमारे ऊपर मसलत की हुई गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने इस बढ़ते फूलते निज़ाम को घर भेजा। हम उसके खिलाफ अदालत गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारी 1 साल तक सुनवाई नहीं की। फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 1.5 साल के करीब हमारी सुनवाई नहीं हुई, हेयरिंग होती रही वक्तन फवक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान जनाब मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब, जिनके साथ मैं कोऑपरेशन भी हूँ चेयरमैन और काउंसिलर की जानिब से, उन्होंने कहा कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हिम्मत नहीं हारे। आपने देखा कि बिला आखिर 25/3/2021 को ये बल्दियाती निज़ाम बहाल हुआ और CJ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो साथ जज थे, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। उन्होंने कहा क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदे हैं, इन्होंने अवाम की जो खिदमत करनी है उसके लिए अवाम ने इनको वोट दिए हैं, लिहाजा ये अपना काम कंटिन्यू रखें। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनका जो टेन्योर है वो इलीगल तौर पर ख़त्म किया है, लिहाजा इनको इनकी आइनी मुद्दत पूरी करनी दी जाए। अब जो बात आपने की है कि 2 माह वाली, वो 2 माह वाली बात नहीं है। उसके लिए मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब, अब दोबारा हम हाई कोर्ट में चले गए हैं और हमारी पिटीशन वहां पर एक्सेप्ट हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमें वहां से रिलीफ मिलेगा और हम इंशाअल्लाह माजी की तरह पंजाब की खिदमत जारी रखेंगे। और बिलखसूस फैसलाबाद में ये जो तरक्की का सफर रुका था अब दोबारा शुरू है, इनको इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करें। क्या उम्मीद करें कि इस तरह की जो ये पिटीशन दी है आगे 2 महीने से ज्यादा वक्त के लिए, क्या उम्मीद रख रहे हैं कि क्या फैसला किया जाएगा? मैंने जैसे आपको बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात अपने ऑर्डर में क्लियर कट कही है कि इनको इनकी आईनी मुद्दत पूरी करनी दी जाए। ठीक है, तो पूरा मतलब पूरा टेन्योर हमारा आईनी मुद्दत से मुराद है जो हमारे तकरीबन 3 साल जो इनके पास मुअत्तर रहे हैं और जो हमारी केस की हियरिंग होती रही है, उससे मुराद वो है। उसी बेस को हम लेते हुए वो हाई कोर्ट में गए हैं और हाई कोर्ट से अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रजू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक तौहीन अदालत की पिटीशन जो दायर की है, तौहीन अदालत की पिटीशन की लास्ट हेयरिंग हमारी 17/10 को हुई थी। 17/10 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जनाब नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। नोटिफिकेशन के बाद हमारी जो सिटीज़ हैं, तहसील्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो फाल हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमने तो अल्लाह के घर पूरी कभी उम्मीद है कि हम क्योंकि राइट पर हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट हेयरिंग होने जा रही है उसमें पंजाब के बल्दियाती इदारों को उनका जो बकाया टाइम है टेन्योर वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो के हवाले से? 2 महीने पहले ये दोबारा बहाल कर देने में गवर्नमेंट की कोई स्ट्रैटेजी है? इसके पीछे क्या चाह रहे हैं वो आखिर? फातिमा, देखिए ये मेयर रज़ाक मलिक और आतिफ किसाना समेत जितने भी लोग इस पिटीशन से जुड़े हुए थे, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि बहाली हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख में समझ लें कि बल्दियात के हवाले से पहली बहाली है, वरना जो भी कोई हुकूमत बदलती थी वो बल्दियात को ख़त्म कर देते थे। तो ये बहाली होने से उम्मीद पैदा हो चली है कि शायद इन्हें टेन्योर भी वापस मिल जाए, क्योंकि इस सिलसिले में जो एग्री यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इकरार की मिसाल दी जाती है कि जब उन्हें उनका टेन्योर ज़ाया किया गया तो उसके बाद जब बहाली हुई तो मुकम्मल टेन्योर के लिए हुई है जो उनका बनता है। तो जो इनका तकरीबन जो 2.5 साल तक ज़ाया हुए हैं, ये असूलन तो इनके वापस बनते हैं, 2.5 साल इन्हें दिए जाएं, क्योंकि देखिए हुकूमत कोई भी नया इलेक्शन अनाउंस नहीं करने जा रही कि ये कहा जा सके कि नया मैंडेट लाया जा रहा है। जब नया इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहा तो पुराने बल्दियात के नुमाइंदे हैं, उनका हक बनता है कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। अवाम की जानब से इन्हें 5 सालों के लिए मुंतखब किया गया। पंजाब असम्बली ने एक्ट पास किया जिसके तहत ये मुंतखब हुए थे, तो उसको ख़त्म करना गैर आईनी है। देखिए ये जो लोकल बॉडीज़ होती हैं बुनियादी जमहूरियत का किरदार पूरी दुनिया में अदा करते हैं, तो बेसिकली तमाम डेवलपमेंट इनके जरिए होती है। ये इमरान खान का दावा भी था और इस दावे से पीछे हटते हुए इनके साथ जो शब खून मारा गया अब उसका अजाला ज़रूरी है कि इन्हें कम से कम जो 2-2.5 साल इनके बनते हैं वो इन्हें दिए जाए। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करें, जब ये जो वक्त है ये 2.5 साल जिस तरह से आपको दे दिया जाता है, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान्स हैं फैसलाबाद शहर के लिए? देखें जी, जब हम 4/5/2019 के दिन तक काम कर रहे थे, हमने फैसलाबाद शहर की तमीर के लिए जो काम किया है उसके लिए सबसे ज़्यादा तो आई विटनेस आपका जो चैनल है सिटी 41, इसने लम्हा बलम्हा हमारी 24 आवर्स कवरेज की है। और उसमें देखें कि हमने सबसे पहले मेरे फैसलाबाद रज़ाक मलिक साहब ने अपनी शबाना रोज़ मेहनत के बाद फैसलाबाद जो अंधेरों में डूबा हुआ था उस वक्त
पूरे फैसलाबाद की 157 जो हमारी यूसी बनती हैं उसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स और फैसलाबाद में पहली मरतबा एलईडी लाइट्स का इजरा किया गया और फैसलाबाद को जगमगा दिया, यानी कि रोशनियों का शहर फैसलाबाद बन गया। उसके साथ साथ सड़कात थी, गलियां थी, पीसीसी का निज़ाम था, जो पार्क्स के ट्रैक्स थे, यानी कि जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरा इख्तियार में जो हमारे आते थे उस पर रोजाना मेहनत की गई और उसको लोगों की दहलीज पर उनको पहुंचाने की कोशिश की गई कि इनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। जबकि जिस दिन से हमें ये मुअत्तल किया गया, आप देखें फैसलाबाद अंधेरों में डूब चुका है। फैसलाबाद की सड़कात का हाल देख लें, फैसलाबाद की स्ट्रीट लाइट्स देख लें, फैसलाबाद के पार्क्स देख लें और बिलखसूस सीवरेज का निज़ाम देख लें, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे थे वो हर घर हर मोहल्ले में मौजूद थे, लोगों की उन तक आसानी से रसाई थी। वो अपने घर से निकलते तो उनको अपने घर के बाहर अपना काउंसलर मिल जाता था, वाइस चेयरमैन मिल जाता था या यूसी चेयरमैन मिल जाता था। वो अपने मसाइल उनसे बासानी शेयर करते थे। वो अपने मसाइल जो लोकल लेवल पर हल होते थे वो करते थे, वो जो अगर नहीं होते थे वो मेयर फैसलाबाद के पास जाते थे। पूरा एक टीम वर्क था। लिहाजा इंशाल्लाह हमें जो आगे टाइम मिला तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मंसूबे अधूरे रह गए हैं उनमें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेयर फैसलाबाद ने एक बहुत मेहनत की कि हम फैसलाबाद में, क्योंकि पार्किंग, व्हीकल पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है, आप भी रोजाना उस पर प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए मेयर साहब ने मैकेनिकल में जो हमारा पार्किंग स्टैंड था उनके मंसूबे को बकायदा तौर पर हातमी शक्ल दे दी थी। वो हमारा जो वर्ल्ड बैंक के हमारे फैसलाबाद के सारे एग्रीमेंट थे वो मंसूबा उसमें शामिल था। अगर वो हम रहते और वो मंसूबा हम बनाने में कामयाब हो जाते तो आज फैसलाबाद के 8 बाजार पार्किंग से फ्री होते और लोग बासानी बाजारों में जा सकते। इसी तरह और बहुत से मसाइल हैं जो ग्रास रूट लेवल पर जो बल्दियात हल कर सकती है, तो हम उसको इंशाअल्लाह ताला वो जरूर हल करेंगे। अच्छा, मुझे आपकी फैसलाबादी होते हुए मुझे बहुत अच्छी लगी है ये बातें, क्योंकि डेफिनेटली डेवलपमेंट के हवाले से हम काफी पीछे रह गए। अगर तो इन चीजों पर अमल किया जाता है तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली ग्रेट। और अब्दुर्रहमान, मैं चाहूंगी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इस सारी सिचुएशन की, क्या कहेंगे फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से कितना काम किया गया है पिछले कुछ सालों में, और क्या बहाली के बाद उम्मीद की जा सकती है कि एक्चुअली में वो कनेक्शन अवाम के बीच में और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में रीइंस्टेट होगा? फातिमा, देखिए पीटीआई की हुकूमत के पहले 3 साल खासे मायूस कन रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से। जो बल्दियाती अदारे भी गैर फाल थे, इसके अलावा जो बड़ी रोड्स थी वो नहीं बनाई जा रही थी, फंड्स नहीं डेवलपमेंट के जारी किए गए, जिनकी वजह से ग्रोथ रेट भी खासी नीचे आई। तो अभी उम्मीद की जा रही थी कि अभी फंड्स जारी होंगे, वज़ीर आला ने दौरा भी किया, लेकिन ये ख्याली बातें रह जाती हैं, अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। ज़रूरी होता है कि बल्दियात बहाल हो। देखिए जो पैच वर्क का सामना अक्सर जो खड्डे सड़कों पर पड़ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, गाड़ी उन पे जा पड़ती है, नुकसान होता है, तो ये तो मामूली काम होता है जो यूसी लेवल पर या कॉर्पोरेशन लेवल पर हो रहा होता है। रात को स्ट्रीट लाइट्स देख लें, शहर में ऐसे लगता है जैसे अंधेरे हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट्स भी अगर चल रही हों तो खासी बेहतरी आती है। इसी तरह से इनके जिम्मे जितने भी छोटे मोटे काम है वो ग्रास रूट लेवल के होते हैं, उनका हल होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का ये जो पहला हमारा हाफ था जिसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात की, फैसलाबाद की यूथ के हवाले से भी बात की, डिजिटलाइजेशन की एज की भी बात की, एंड ऑफ कोर्स बहाली, बल्दियाती बहाली की भी बात की। और उम्मीद करेंगे आगे चलते हुए चीजें बेहतर होती नजर आए फैसलाबाद शहर के लिए। बहुत ही खास मेहमान जो कि आज हमारे साथ है, आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने आज हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जो आपको पता है कि अब मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का वक्त हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि मैं किचन की तरफ जाऊं, आपको पता है कि एक ही चीज हर पाकिस्तानी के दिल पर आजकल छाई हुई है, वो है पाकिस्तान के मैचेस, जहां पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली अमेजिंगली वेल। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मैं जिंक्स कर दूं या फिर नजर लग जाए। आई रियली होप कि पाकिस्तान इसी तरह से आगे भी मैचेस में खेलता रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे, पाकिस्तानी टीम का नाम रोशन करता रहे। और जिस तरह से हमें अंडर एस्टिमेट किया गया था पहले कुछ वक्त के अंदर, उस तरह से अब पाकिस्तान ने अपनी वो जो एक इमेज है दोबारा से क्रिएट कर दी और पूरी तरह से सम ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड को जाकर कंपटीशन ही नहीं दिया बल्कि जाकर जीत भी लिया। इसीलिए गोल लूटलो ने इसी खुशी में पाकिस्तानियों के साथ शामिल होने के लिए आपको ऑफर दिया है हर मैच के अंदर 50,000 रुपीज जीतने का। इसी के साथ साथ आपको 20,000 ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर है जिनके ऊपर डिस्काउंट्स भी अवेल करने का मौका दिया जा रहा है। गोल लूटलो की एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गोल लूटलो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। ऑफकोर्स बहुत ही खुशी का मौका है हर पाकिस्तानी के लिए
लिए जब भी क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट को लेकर तो हम वैसे ही बहुत इमोशनल हैं, और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दफ़ा जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला है, हम बहुत फख्र महसूस करते हैं और आगे चलते हुए यही अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग इसी तरह से परफॉर्म करते रहें इस चैंपियनशिप के अंदर, और आगे जाते हुए पाकिस्तान जो है डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। पर्सनली मैं बात करूं तो मैच देख के हर पाकिस्तानी इमोशनल हो जाता है, चाहे आपको क्रिकेट पसंद हो चाहे आपको क्रिकेट ना पसंद हो, और पाकिस्तानी हो और क्रिकेट आपको ना पसंद हो ये पॉसिबल ही नहीं है। और गोल लो आपकी इस खुशी में शामिल है, इसीलिए उन्होंने आपको ये मौका दिया है। 50,000 रुपीज जो है हर मैच के अंदर जीतने का ये मौका है, और साथ ही साथ 20,000 डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर जिनके ऊपर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, खेलो और जीतो गोल उठलो की ये जो लीग है इसके अंदर शामिल होने का। आपने सिर्फ और सिर्फ स्कैन करना है QR कोड को और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस लीग के अंदर शामिल हो जाना है, और हो सकता है नेक्स्ट मैच के अंदर ये 50,000 रुपीज आप ही जीते। मुझे सेल्स बहुत पसंद है। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है कि डिफरेंट तरह के हमारी कोशिश होती है हेल्थ के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, किचन में चलते हैं, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ जहाँ पे आपको पता है कि ब्रेकफास्ट मैं पर्सनली कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन में। अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेते हैं तो आप में इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप थ्रू आउट द डे अपने जो सारे काम है, टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बेहतर तरह से कर पाते हैं। तो आज अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपने अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए डिफरेंट तरह का कुकिंग ऑयल्स जो है आप इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट रेसिपीज के अंदर डिफरेंट अमाउंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने से आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं, साथ ही साथ लो इन कैलोरी भी होगा और खाना मजेदार भी होगा। पाकिस्तानी हो और फैसलाबादी हो, पंजाबी हो और खाना आपको पसंद ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो इवन अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो हम कह तो सकते हैं भाई लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए, लेकिन एक्चुअली एट द एंड हम लोगों को पराठों के बगैर जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं भरता है। अगर हम ब्रेड भी खा रहे हो, अंडा भी बना रहे हो, तो कुकिंग ऑयल हर चीज के अंदर इस्तेमाल होता है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका मील रिफ्रेशिंग भी होगा, आपका जो मील है वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ आपको लेजी महसूस नहीं कराएगा बल्कि आपको रिफ्रेश फील करवाएगा, एंड स्पेशली बिकॉज न्यूट्रिएंट्स जो है आपके खाने के अंदर इंटैक्ट होंगे। आप चाहे अंडा बना रहे हो, चाहे आप कोई और रेसिपी तैयार कर रहे हो, हमेशा उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जब आपका खाना तैयार हो जाए बड़ा जरूरी होता है कि वो न्यूट्रिशन इंटैक्ट हो। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका न्यूट्रिशन एब्सोल्युटली इंटैक्ट रहेगा खाने के अंदर, और एक हाई बर्निंग पॉइंट होने की वजह से ये पॉसिबल होगा। साथ ही साथ डिफरेंट तरह की नई नई रेसिपीज तैयार करना हर किसी को पसंद है, चाहे वो बेक करना हो, एयर फ्राई के अंदर आजकल बड़ी अच्छी रेसिपीज तैयार हो जाती हैं। डिफरेंट तरह की रेसिपीज जो कि आपको टिकटॉक के ऊपर या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर आती हैं वो भी बड़ी अमेजिंग होती है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये कहना है, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल रेसिपी हो जिस तरह से हलवा पूरी, या फिर कोई नई और मॉडर्न रेसिपी हो जो कि आप बेक करके बना रहे हो, या एक ट्रेडिशनल रेसिपी को ट्विस्ट दे रहे हो मॉडर्न, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये एब्सोल्युटली दावा है कि कोई भी रेसिपी किसी भी टेक्निक से आप बनाएंगे आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे मिलेगा। और कई दफा तो ऐसे होते हैं कि हमारी जो फैमिली रेसिपीज होती हैं वो हम बना रहे होते हैं, और उसके अंदर जो एक जायका है वो आपको पीछे मेमोरीज में ले जाता है, यादों में ले जाता है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका खाना मजेदार भी होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंटैक्ट रहेगा, और साथ ही साथ जायका जो है आपको हमेशा वही जायका मिलेगा जो कि आपकी ट्रेडिशनल डिशेस के अंदर आपको मिलता है, और इस पे जायके पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना ही आपकी हेल्थ के ऊपर। आगे बढ़ते हुए आपको पता है सुबह एक और चीज है जो कि जब आप दिन का स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट मेरे लिए दिन जो है वो शुरू नहीं होता जब तक मैं चाय नहीं पी लेती हूँ। और इसी वाले से बात करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं पॉइंट आउट कर सकूँ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जो कि डीएटी की तरफ से क्लेम किए जाते हैं। डीएटी का कहना है कि डीएटी के जो टी लीव्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर लाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पत्ती बड़ी फाइन होती है। और आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको काफी तेज चाय पसंद होती है, और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनको बिल्कुल लाइट सी चाय पसंद होती है। और डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप किस तरह की चाय पसंद करते हैं। लेकिन डीएटी की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग में आपको एक बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर मिलेगा चाय का, जिसके अंदर आपको बहुत जो है तेज पत्ती वाली चाय अगर नहीं पसंद तो येलो पैकिंग आप खरीद सकते हैं जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है, और अगर आपको तेज पत्ती वाली चाय पसंद है तो आप लोग दाने वाली जो है प्रेफर कर सकते हैं जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है, आपके नियर स्टोर पे अवेलेबल होगी, आप जाके खरीद सकते हैं। डीएटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, बल्कि वो लोग खुद बैठकर हर चाय को सैंपल करते हैं टू मेक श्योर कि आप तक जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का हो, और साथ ही साथ
अच्छी तरह से उसको उन्होंने खुद सैंपल किया हो, क्योंकि डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि आप लोग उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी, आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त आई थिंक चाय के 1-2 कप जो है वो दिन के थ्रू आउट पीने पड़ ही जाते हैं, और स्पेशली सर्दियों के अंदर तो चाय और भी मज़ेदार लगती है। शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना और 1 कप चाय पीना आई थिंक सबसे मज़े की चीज़ है। और शायद यही हमारी कुछ रिवायात हैं जो कि हमें मुख्तलिफ और डिस्टिंक्ट बनाती हैं, जहाँ पर चाय का 1 कप हो और गाना हो और दोस्त हो और कुछ नहीं चाहिए दुनिया के अंदर। खैर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते। तो जी, आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैं चाय बना रही थी, मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ और ऑफिशियली मैं रिफ्रेश फील कर रही हूँ, मैं अपने दिन को शुरू कर सकती हूँ। और आपको पता है कि हमारा जो सेकंड हाफ होता है हमेशा शो का, उसमें हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करें, और फैसलाबाद से रिलेटेड स्पेशली जो डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करें। आज भी कुछ इसी तरह से होगा, बट डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जिस तरह से बिजनेस से रिलेटेड फैसलाबाद के क्या सिनेरियो है, टैक्सेस के क्या इंतजामात है, एफसीसीआई के हवाले से भी कि क्या पॉलिसीज है, और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हवाले से चीज़ों को बेहतर किया जाए। ऑफकोर्स पीटीआई और फैसलाबाद का क्या सिनेरियो है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं एट द मोमेंट, और अगले आने वाले इलेक्शंस में किस तरह से स्ट्रैटेजी है बिजनेसेस को, और फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं स्पेशली, एंड बहुत सारे लोग आई वुड से कि ऑलरेडी पीटीआई के साथ हैं, और जहां पर एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रस्ट हो गया है, वहां पर किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। और बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जिनके साथ ये डिस्कशंस करेंगे। और ऑफकोर्स अगर आपके कोई भी सवालात है, कंसर्न्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। और हमेशा याद रखें, आपके सवालात बहुत ज़रूरी है, तो लाजमी तौर पे कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। तो जी, मैं हमारे जो बहुत ही खास मेहमान हैं आज के, उनका आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। राना अब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन प्लास्टिक एसोसिएशन है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर एफसीसीआई भी हैं और पीटीआई सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और बहुत सारे डिफरेंट अरीनाज में आपकी एक्सपर्टीज हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम प्लास्टिक इंडस्ट्री के हवाले से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फैसलाबाद की प्लास्टिक इंडस्ट्री के हवाले से। और जिस तरह से हम शो शुरू होने से पहले बात करते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट फैसलाबाद में इंडस्ट्री मौजूद है, किस तरह की सिनेरियोज हैं, प्रॉफिट्स किस तरह से चल रहे हैं, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज को सफ़र करना पड़ा है कोरोना के वक्त में, महंगाई के दौर में, किस तरह से प्लास्टिक इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है। शुक्रिया फातिमा। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि कोरोना पेंडेमिक जब आया है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने ग्रो किया है। बाकी इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, पेंडेमिक की वजह से बंद होने की तरफ जा रही थी, सिक यूनिट्स में तब्दील हो रही थी, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। प्लास्टिक यूनिट्स इन्हेंस हो रहे थे, बढ़ रहे थे, लग रहे थे। और प्लास्टिक के हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे आपने इंट्रो में भी बयान किया कि फैसलाबाद में सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर टेक्सटाइल, और फैसलाबाद सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में आपके प्लास्टिक पाइप बनाने वाले यूनिट्स हैं, बकेट्स बनाने वाले यूनिट्स हैं, आपकी जो पेट बॉटल्स बनती हैं वो बनाती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स जो बनती हैं पैकेजिंग के हवाले से वो फैसलाबाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा आपकी हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं, आपकी ऑफिस स्टेशनरी जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री को जो दरपेश मसाइल हैं, अगर उनके हवाले से बात करें तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का जितना भी रॉ मटीरियल है ये सारे का सारा इंपोर्ट होता है। जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और पाकिस्तान में ये इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक नीड को पूरी कर रही है। इसकी वैल्यू एडिशन जो है उस वक्त हो पाएगी जब आप इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने टैक्सेस को उस अंदाज से मैनेज करें। गवर्नमेंट को हम मुख्तलिफ तजावीज़ भेजते रहते हैं। एफसीसीआई के प्लेटफॉर्म से पिछली दफ़ा हमने प्री बजट उन्हें सजेशंस भेजी अपने रोड मैपर्स को, के सोल्यूशन मैपर्स को, कि आप टैक्स को इस तरह लेके आएँ ताकि हमारा जो इंपोर्ट का वॉल्यूम है वो इस अंदाज से ट्रीट हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें।
स्पेशली अगर मैं बात करूं पीवीसी पाइप बनाने वाले की, तो पीवीसी पाइप का जो हमारा शोबा है, पीवीसी पाइप में जो है वो इस वक्त एक ही वेंडर है पाकिस्तान के अंदर, या एक ही आप कह लें मैन्युफैक्चरर है जो पीवीसी रेजन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ एंग्रो। और एंग्रो की मोनोपोली है, सेकंड वेंडर या सेकंड कोई मैन्युफैक्चरर इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और एंग्रो अपनी मर्जी से प्राइसेस इंक्रीज करता है, एंग्रो अपनी मर्जी से जो है वो मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो इंतहाई सफ़र कर रहा है और वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हमें ये चाहिए कि हम अगर इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहते हैं और रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत सारा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देती है नियर टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन हमारा फोकस जब भी हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, क्योंकि हमारे नज़र आता है कि फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर है। लेकिन जब अगर आप फिगर्स देखें तो आपकी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है एज कंपेयर टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितना रेवेन्यू आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री दे रही है शायद उससे ज़्यादा अगर फिगर वाइज जाएं तो वो प्लास्टिक इंडस्ट्री आपको दे रही है। हमें ज़रूरत ये है, गवर्नमेंट से हमारी अपील भी यही है कि आप इसको खुदारा इसको देखें और ऐसे माहौल पैदा करें, ऐसे सर्कमस्टांसिस बनाएं कि आपका मैन्युफैक्चरर अच्छी प्रोडक्ट्स बना के इंटरनेशनली मार्केट में बेचे और उसको कम्पीट कर सके। इससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल, एंड वी होप द सेम कि डेफिनेटली फैसलाबाद की जितनी भी इंडस्ट्री है, डिफरेंट सेक्टर्स अच्छी तरह से ग्रो कर सके और गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट और बैक जो है बैकअप उनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। एफसीसीए के हवाले से बात करें तो इसे बताइएगा कि किस तरह से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, चाहे वो टेक्सटाइल के हवाले से हो चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री के हवाले से हो, किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हर इंपॉर्टेंट डिसीजन का हिस्सा बनाया जा सके। देखिए, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है। बिल्कुल। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता है वो डिफरेंट ट्रेड बॉडीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे डिफरेंट ट्रेड बॉडीज़ के लोग इकट्ठे होते हैं, अपने मसाइल जो है वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उन मसाइल की रोशनी के अंदर उनके सलूशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हम राइट ट्रैक पे नहीं हैं। हमें राइट ट्रैक पे आना होगा। गवर्नमेंट को कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ट्रेड बॉडीज़ को लूप में लेना होगा। हमारी जो शोबा है, जैसे मैं अपना प्लास्टिक से मुंसलिक हूँ, हमारे शोबे के जो मसाइल हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लोग बेहतर जानते हैं, बजाय इसके जो वहाँ पे सॉल्यूशन मैपर्स बैठे हैं जो लॉ इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करने की बजाय खुद से कोई लॉ जो है वो एनफोर्स कर दें। तो उससे बेहतर ये है कि आप हमें लूप में लें, हमारे मसाइल को समझें, हमारी ट्रेड बॉडीज में से लोगों को ऊपर लेके आएँ, वो आपका पार्ट बने, आपकी मीटिंग्स के अंदर बैठे हों, वो आपको बताएंगे कि हमारी इंडस्ट्री को ये मसला है, इस मसले का ये हल है, अगर आप इसको इस अंदाज में हल करेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन होता यह है कि FCCI हो या कोई दूसरा चैम्बर हो, उससे तजावीज़ मांग ली जाती हैं, तजावीज़ मांगने के बाद उस पर उस अंदाज से अमल नहीं होता। इस दफ़ा जो हमारी नई लीडरशिप आई है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें से मैं भी एग्जेक्टिव इस दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ, तो हमारा रोड मैप यही है कि हम ट्रू स्पिरिट ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो कायम करें। और ट्रू स्पिरिट यही है कि गवर्नमेंट के साथ इस अंदाज से लाइजन डेवलप किया जाए कि गवर्नमेंट को बताया जाए कि अगर हमारा प्लास्टिक का शोबा है तो इसको ये मसाइल है, अगर हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का शोबा है तो इसको ये मसाइल हैं, अगर हमारा अपैरल का शोबा है तो इसको ये मसाइल हैं, SMEs जो हैं इनको ये मसला है। जैसे मुख्तलिफ किस्म की जो यूनिट्स हैं, उसको सबसे बड़ा मसला इस वक्त, लास्ट भी हम जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये पॉइंट रेज किया था, हमें स्किल लेबर की कमी है। आपकी जितनी प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीनरी पे काम करती है। अब कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीनरी के ऊपर एक दो दफ़ा हम बाहर से चाइनीज़ मंगवा लेंगे, जहाँ से हम मशीनरी लेते हैं वहाँ से आप टेक्नीशियन मंगवा के आप कितनी देर उनको अटेन कर सकते हैं, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। उसके बाद अल्टीमेटली आपको अपने अफराद को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाना चाहिए, आपको ऐसे लोग लेके आने चाहिए जो आपके लोगों को ट्रेंड करें ताकि आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। आपकी इंडस्ट्री ग्रोइंग का वाहद पैटर्न यही है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप एक सिंपल सा सिनेरियो बना लेते हैं कि आपने सिर्फ टेक्सटाइल को जो है वो बूस्ट देना है, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट उसी सूरत में कम होगा
जब आप वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स जो चीज़ें बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं, उनको सपोर्टिंग एक्ट दें, उनको सपोर्ट में लेके आएं, उनके मसाइल को समझें, उनके मसाइल का अदराक करें और उनके लिए वो सॉल्यूशंस लेके आएं जिनकी बुनियाद पे वो आगे ग्रो कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। जैसे हम टेक्सटाइल शोबे की बात करते हैं तो टेक्सटाइल शोबे में आप यूं समझ लें कि हमने पेंडेमिक के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया। हमने लोकल स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री, हमने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स तो पकड़ लिए, लेकिन हमने रॉ मटेरियल की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमें ये नहीं पता था कि रॉ मटेरियल भी इसके लिए एसेंशियल है। तो रॉ मटेरियल जो है वो इस वक्त एक की पॉइंट बना हुआ है कि आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। तो ये एक जामिया प्लान होता है जिसके अंदर आप स्टार्ट से शुरू होते हैं, शुरू से बुनियाद पकड़ते हैं और एंड तक एक लेके उसको एक जामिया प्लान मुरतब करते हैं। जब ये प्लान आप एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आप अचीवमेंट हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वन गो में जाते हैं, वन गो पे हमने फोकस किया कि जी हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट हमारी वहीं की वहीं है, एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन बढ़ने के साथ अब ये हुआ कि अब हम उन ऑर्डर्स को भी जो है वो कंटेन नहीं कर पा रहे और उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमें फिर से इंपोर्ट करना पड़ा, फिर से इंपोर्ट करना पड़ा। बिल्कुल। एंड डिफरेंट चीज़ों को लेकर इश्यूज तो डेफिनेटली हैं। टैक्सेस के हवाले से बात करें तो पिछले कुछ वक्त में हमने अच्छी इन्वॉल्वमेंट देखी है लोगों की तरफ से, एक अवेयरनेस बढ़ते हुए देखी है, एक ट्रस्ट डेवलप होते हुए देखा है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, आवाम के बीच में। क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी फैसलाबाद की स्पेसिफिकली टैक्सेस को लेके चल रही है और आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए फातिमा, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि जैसे हर तरफ शोर होगा है, महंगाई है, ठीक है। दूसरी तरफ उस ये पे भी मैं आऊंगी, मैं दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो ये होता है कि जी महंगाई है, ठीक है, महंगाई एक और चीज़ है, रिसेशन एक और चीज़ है। रिसेशन जो होता है वो बिजनेस रिलेटेड रिसेशन होता है। बिजनेस रिलेटेड रिसेशन ये होता है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हो, आप डाउनसाइजिंग की तरफ मूव कर रहे हो, आप लोगों को जो है वो कंपनी से निकाल रहे हो, आप उस रिसेशन को कैटर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त रिसेशन में नहीं है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है। पाकिस्तान इंडस्ट्री के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए आपको पूरी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको ओवर कैपेसिटी जाके आपको इमरजेंसी बुनियादों पे उस पर काम करना पड़ेगा ताकि आप इसको सस्टेन कर सकें। जब आप इसको सस्टेन करेंगे, आपको टैक्सेस की मद में और फैसिलिटेशन की मद में दोनों तरीके से आपको इंडस्ट्री को लेके चलना पड़ेगा। आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेसमैन है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है, वो सेफ फील करे, वो ये फील करे कि अगर मैं इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉपरली रिटर्न बैक भी आएगी और मेरे लिए माहौल भी बहुत अच्छा है। आप जब तक अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर बिजनेसमैन को नहीं देंगे, वो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में उस अंदाज से परफॉर्म नहीं करेगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फेडमिक फैसलाबाद के अंदर जिस तरह से डेवलप हो रहा है इंडस्ट्री को, ना सिर्फ एक मौका दिया जा रहा है कि एनवायरमेंटली हम लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, उसके अलावा टैक्सेस के अंदर और डिफरेंट तरह से रिलीफ भी दिया जा रहा है। क्या इस तरह के इनिशिएटिव से इंडस्ट्री बेहतर होगी? डेफिनेटली बेहतर होती है। फेडमिक एक बहुत अच्छा मंसूबा है और स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है जिसमें हमारा जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंटरेस्टेड है। लेकिन स्टिल मैं अपनी बात पे इंसिस्ट करूंगा कि आपने उसको सेफ इन्वायरमेंट देनी है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग ए टैक्स हेवन फॉर द 5 ईयर, फॉर द 10 ईयर इन फेडमिक, और आप वहाँ पे जाके बिजनेस करें, तो आपको ऐसी फैसिलिटेशन देनी है कि आप अगर कोई यूनिट लेके वहाँ पे जाना चाहता है तो 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। वो 1 विंडो ऑपरेशन के अंदर जाए, उसको आप जगह अलाट करें, वो उसके सारी सहूलियात मैसर करें, वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि एक स्टेप आप ले लेते हैं, वो स्टेप जब आप एग्जीक्यूट करते हैं पता चलता है जी इसके अंदर ये लूप होल्स हैं। उस लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए आप दूसरा स्टेप लेते हैं, वो मेयर्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन इतनी हो जाती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि यार जहाँ पे मैं हूँ मुझे क्या मसला है। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छी फैसिलिटेशन देनी होगी, आसानियाँ पैदा करनी होंगी, आसानियाँ इस अंदाज से पैदा करनी। वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है, वो आपके अंदर एक नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है,
अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर लगाना चाह रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट की ख्वाहिश है। अगर आप फैसलाबाद को पिछले 20 साल पीछे जाके देखें तो फैसलाबाद की जितनी इंडस्ट्री थी विद इन द सिटी लगी हुई थी। वो विद इन द सिटी इंडस्ट्री डेफिनेटली कर क्या रही थी, वो आपका पानी भी स्पॉइल कर रही थी, आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेहत के मसाइल भी दरपेश थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ चल रही थी। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, आपकी इंडस्ट्री को डेफिनेटली शहर से बाहर होना चाहिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए। अब अगर आप एक बंदा यहाँ से उठता है फैसलाबाद से, वो अपनी इंडस्ट्री को फीडबैक के अंदर शिफ्ट कर लेता है, वहाँ पे आपको उसके मसाइल का इदराक करना होगा कि वहाँ पे उसने अपनी लेबर को भी डिटेन करना है, उसने लेबर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसको पड़ रही है, तो आपको वहाँ पे कोई विद इन द सिटी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन चलानी होगी ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फील ना हो। आपको वहाँ पे ऐसी रहायशी सहूलतें देनी होंगी ताकि वहाँ पे जो लेबर रहे उसको ये फील ना हो कि मैं कोई जंगल में आ गया हूँ, मेरे लिए तो ये इंडस्ट्री जो है वो एक जंगल में लगी हुई है। आपको ये सारी चीज़ें फेडमेक के साथ साथ बनानी पड़ेंगी। आपको झुमरा को सैटेलाइट टाउन बनाना पड़ेगा ताकि वो सैटेलाइट टाउन वहाँ पे हो और वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात जो हैं वो कर सकें। इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फील ना हो कि अगर मैं इंडस्ट्री यहाँ से फेडमेक में शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई बर्डन है। उसको ये फील हो कि मैं अगर यहाँ से इंडस्ट्री लेके वहाँ पे जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। जब ये चीज़ें इंडस्ट्रियलिस्ट को फील हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आपकी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। आज भी आपके पास बुकिंग्स मौजूद हैं, लेकिन बुकिंग्स के अंदर होता क्या है कि आप अगर चार्ट देखें फेडमेक का तो 70% या 80% फेडमेक बुकड है, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखें तो 10% आपको वो जो है वो 10 साल में नज़र आ रही है कि 10% जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि लोगों ने एक आपके प्लान को समझा, समझने के बाद उन्होंने ये तय किया कि जी हमें जाना चाहिए, ये एक अच्छी इन्वायरमेंटल प्लेस है। लेकिन वहाँ पे जब वो बनाने गए तो उन्हें हर्डल्स आई, वो चाहे मकामी थी चाहे गवर्नमेंट की सतह पे थी, जब उन्हें हर्डल्स आई तो वो पीछे हट गए। अब आप दोबारा उन्हें जो है वो इनकरेज कर रहे हैं कि जी आप आएँ, आप इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, तो उसके लिए आपको सेफ इन्वायरमेंट देनी पड़ेगी। बिल्कुल। एंड बिकॉज प्लास्टिक इंडस्ट्री और डेफिनेटली हम टेक्सटाइल के बारे में भी बात कर रहे हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री भी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्कस करें। फैसलाबाद के अंदर क्या आपको लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और उसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्री सफ़र करती हैं, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई? डेफिनेटली बिल्कुल सफ़र करती है। देखें, जब भी हम बात करते हैं पूरे मुल्क में, वो तो बात यही होती है कि फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर तो जहन में एक ही ख्याल आता है कि जी मैनचेस्टर इज़ अ टेक्सटाइल हब। तो फैसलाबाद डेफिनेटली टेक्सटाइल हब था, और लेकिन आप गुज़श्ता 10 सालों का जो है वो फिगर्स निकाल के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने नए यूनिट्स लगे हैं, क्या नए यूनिट्स लगे भी हैं, या आप पिछले यूनिट्स तो जो बंद हो गए थे उन्हीं को चला रहे हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड आप दूसरी इंडस्ट्री को देखें, जैसे मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, तो आप प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर आप पाएंगे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर हर साल नए यूनिट्स का इजाफा हो रहा है, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक नीड मौजूद है। आप डोमेस्टिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्लास्टिक की जो आप इंपोर्ट करते हैं, जब जहाँ पे ज़रूरत होती है वो ज़रूरत ईजाद की माँ बन जाती है। तो अब आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्लास्टिक की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स प्लास्टिक, उसकी ग्रोइंग रेशो ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिव टू टेक्सटाइल। तो उसमें सफ़र इस तरह करती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है तो उसकी डिस्कशन ओनली ऑन टेक्सटाइल होती है, दूसरी इंडस्ट्रीज डेफिनेटली वहाँ पे इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि वो डोमिनेट कर रही होती है। जबकि होना ये चाहिए कि आप प्रॉपर फिगर्स के साथ आएँ। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी डिवीजन में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास फिगर्स हो कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, और फिर आप इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर के हवाले से डिफरेंट बात करें, आप उनके मसाइल को डिफरेंटली डिस्कस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यही है, जैसे आपने बताया कि वो इग्नोर हो जाती हैं, डिस्कशन वहाँ पे यही होती है, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो वो कहते हैं नखार खाने में तूती जैसे बोलता है थोड़ा सा, तो ये वाले सिचुएशन वहाँ पे जो है वो बनती है। तो एनी हो, आई डू होप के फर्दर इन फ्यूचर के नियर फ्यूचर ये बेहतर हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि अकेली टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है और प्लास्टिक इंडस्ट्री आपका फ्यूचर है। लोन्स के हवाले से अगर बात करें तो चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो या फिर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, किस तरह की सूरत हाल है
और जो हकदार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, क्या उनको सच में लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? इसमें दो चीज़ें मैंने फील की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ईमानदाराना है। गवर्नमेंट चाहती है, इंटेंशंस उसकी ईमानदाराना है। गवर्नमेंट चाहती है कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उनको स्मार्ट लोन्स दिए जाएं ताकि वो अपने इंडस्ट्री को ग्रो करें, अच्छे तरीके से लेके चलें। लेकिन दूसरी जगह पे मैंने जो हर्डल्स देखी हैं वो मैंने बैंकिंग सेक्टर में देखी हैं। गवर्नमेंट के हमारे यहाँ पे एफसीसीआई में स्टेट बैंक की तरफ से आए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक चार्ट दिखाया हमें कि जी हम बैंक को ये दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये ऑफर कर रहे हैं, हम 4%, 6% पे आपको लोन ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप मशीनरी लगाना चाहते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को एनहेंस करना चाहते हैं, सर्विसेज अटेन करना चाहते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो रिलेक्टेंट था। बैंकिंग सेक्टर को ये लगता था कि जी इसमें मुझे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सारी प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो वो ये समझते थे कि हमें तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो जो कस्टमर जो है वो जाता था बैंक के पास लोन एप्लीकेशन लेके कि जी मुझे ये लोन है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो रहा है, पब्लिसाइज भी हो रहा है, तो आप मुझे ये लोन दे दें, तो बैंकिंग सेक्टर उसको एक डॉक्यूमेंटाइज वे की तरफ फेंक देता था कि जी आप ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए। वो इतना लंबा कर देता था कि वो जो आपका जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो चुप करके घर बैठ जाता था कि मैं 4 महीने 6 महीने मैंने खजल खराब होने के बाद अगर फिर भी मुझे लोन नहीं मिलना तो मैं क्यों जाऊं। अब मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर को ये रियलाइज हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर रिलेक्टेंट है, तो उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म आपस में डेवलप किया है कि बैंकिंग सेक्टर को ईज आउट किया है। अब कुछ लोन मिलना शुरू हुए हैं। अगर मैं प्रीवियस बात करूं तो प्रीवियसली सिर्फ बड़े जो यूनिट्स थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स थे, उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया है। छोटे एसएमईज जो थे वो इससे फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जॉब्स और यूथ की बात के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की यूथ डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड है, जॉब्स की हमेशा से कमी रही है। हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करेंगे, फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात करेंगे। जॉब्स का सिनेरियो क्या है करंटली, और आने वाले वक्त में जिस तरह से सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, क्या यूथ के लिए और मौके हमें देखने को मिलेंगे? देखिए जी, आज मेरा इसके हवाले से वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। हम जो एजुकेशन पॉलिसी लेके चल रहे हैं, अच्छा। उस एजुकेशन पॉलिसी में हम पढ़े आपका लिखे, मतलब है कि वन करिकुलम जो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, गया है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो एजुकेशन पॉलिसी इस वक्त करंटली हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो वन सिंगल करिकुलम जो है वो सेकेंडरी लेवल तक पहुंचा है मेरे ख्याल में। तो उसमें ये है कि हायर एजुकेशन के अंदर आप डिग्री होल्डर्स तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन डिग्री होल्डर्स की आगे स्पेस नहीं है। आपके पास पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते थे मैट्रिक के बाद, या आप डॉक्टर्स बनते थे, एफएससी करते थे मेडिकल के साथ, या प्री इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियर्स बनते थे। आपकी इंडस्ट्री लग नहीं रही थी, तो इंजीनियर्स कहाँ पे खपाते आप? वो डिग्री होल्डर थे, अल्टीमेटली वो हेल्पर या ऑपरेटर का काम नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और डेफिनेटली ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि जैसे कि आपने आई थिंक बेस्ट तरीके से आपने पुट किया कि ग्रेजुएट्स तो हैं लेकिन आगे उनके जाने के लिए जगह नहीं है। और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स प्लास्टिक इंडस्ट्री के हवाले से किस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं की जा सकती जैसे कि होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दिन ब दिन चीज़ों को बेहतर किया जाए आवाम के लिए, लोगों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। इसी वाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जॉब स्किल्स के हवाले से एंड ऑफ कोर्स ग्रेजुएट्स के हवाले से। किस तरह से ग्रेजुएट्स तो हैं, डिग्रीज तो हैं, लेकिन उनके पास आगे जाकर जगह नहीं है कि वो काम कर सके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट करते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट करते हैं, एक्चुअली बाद में बिल्कुल ही डिफरेंट जॉब कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली कंसर्निंग मैटर है। हम चाहते हैं कि
पाकिस्तान की यूथ आगे बढ़ सके, तो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि क्या सिनेरियो है करंटली और कैसी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे आपस में कि आप रेलेवेंट फील्ड की जो है एजुकेशन नहीं दे रहे। अगर मैं स्पेशली फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद में इस वक्त 6 या 7 टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसमें से 2 या 3 जो है वो सिंपल सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कहलाते हैं, और वो जो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है उसकी मार्केट की डिमांड कितनी है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे खपेंगे? वो आप करवा तो रहे हैं तो, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग बन के डिप्लोमा होल्डर वो कहाँ पे जाएंगे? बाकी जो 4 हैं, सॉरी, बाकी जो 4 हैं वो बाकी 4 भी वो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं जो आज से 15 साल या 20 साल पहले के थे। आप वही टेक्नोलॉजी लेके उनको बता रहे हैं, वही मशीनरी, वही इक्विपमेंट आपके पास हैं, वो आपकी करंट इंडस्ट्री से मैच ही नहीं करते। बिल्कुल, आप दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, मैं आपका प्रॉपर व्यूवर हूँ, मुर्तजा नकवी बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इब्रार से मेरा एक सवाल ये है जी कि हमने जब ये आप इक़वाम आलम की तारीख पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि एतमाद जो है वो फर्स्ट टूल है किसी भी गवर्नमेंट के चलने में, और इब्रार उनमें से हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के लिए हर तरह से मेहनत की है, और इस हुकूमत के जो हैं वो इस तरह के नौजवान जो थे वो लेके आए गवर्नमेंट में इमरान खान को। क्या आप समझते हैं कि आज का सनतकार, ताजर, तालिब इल्म और शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों पर एतबार करेगा, जबकि अब आप एंड ऑफ टर्म की तरफ जा रहे हैं, आखिर की तरफ जा रहे हैं? मैं मोरल चाहूंगा कि नतीजा क्या निकले इस गवर्नमेंट के आने के इन 3.5 सालों में? कौन सी उम्मीद बंदी है? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ, इंक्लूड ताजरों समेत? मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात करूँ, बिलखसूस फैसलाबाद के शहरियों के साथ अब 9 अरब रुपए के जो हैं वो मुआहदे करके गए हैं यहाँ पे आपके वज़ीर-ए-आला पंजाब। तो क्या ये चीजें अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी? क्या कुछ ऐसा होगा या सिर्फ इमरान खान का ट्रेडमार्क जो है वही दिखेगा? ये मुझे थोड़ा सा आप बता दें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और हमारे इस डिस्कशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का। अगर आपको भी कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो जी बताएं जी, क्या कहेंगे हमारे कॉलर के सवाल के बारे में? इनके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इनका कहना है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे 3.5 साल जो है वो स्पेंड हो चुके हैं, पीछे 1.5 साल का अरसा है, तो हम क्या हमारा विजन है इलेक्शन को लेके, तो जो करंट सिनेरियो है, करंट हालात हैं, उसको लेके हम क्या समझते हैं कि हम इलेक्शन को तरफ अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं या हम इलेक्शन हमारा फोकस है। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, देखें 2 चीज़ें होती हैं। अगर हमने इक़्तिदार खेलना होता तो फिर हम भी वही कुछ करते जो पिछली गवर्नमेंट्स करके जा चुकी हैं। हम भी आपको सब्सिडाइज चीज़ें देते, हम भी मुल्क पे कर्जों पे इजाफा करते, हम भी इकानमी को वहीं पे रख के चलते कि जहाँ पे जो है इकानमी पहले चल रही थी, लोग वही फील करते कि जी वही चीज़ें हैं, वही मामलात हैं। जब आपने मुल्की सतह पे सोचना होता है, जब आपने ये सोचना है कि आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, आपने अपनी ज़ात को पसे पुश्त डाल देना है, आपके लिए इक़्तिदार एक सेकंड ऑप्शन बन जाता है, तो फिर आप वो स्ट्रेट डिसीजंस लेते हैं जो डेफिनेटली आपके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पूरा तो कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ से मिलान की जा रही है, कभी महंगाई की तरफ से, कभी वो, कभी ये, लेकिन आप ये देखें हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हैं। हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहे। हमारी अगर बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इस गवर्नमेंट ने आज 3.5 साल के अंदर, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा मुआहदा इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये वही पुराने मुआहदे हैं, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर, उन्हीं की टैरिफ की बुनियाद के ऊपर आपका बिजली का इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, आपके ऊपर जो है वो गर्दिशी कर्जा जो बढ़ रहा है, तो ये पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है। लेकिन अब हमने बेहतर अंदाज से जो है वो चीज़ों को लेके, अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर में अगर हमने डॉलर को फ्री ट्रेड पे लेके गए हैं, हमने डॉलर को बाउंड नहीं किया, हमने चीज़ों को उस अंदाज से लिया है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर हमने डॉलर को उसी तरह बांध के रखना था जैसे डॉलर मीशत पिछले सालों में रही है, तो फिर हम भी आपके लिए वही चीज़ें लेके आते, आपको एक ख्वाब दिखाते, और 5 साल बाद पता चलता कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कर्जा इतना बढ़ गया हुआ है और पाकिस्तान जो है वो मजीद 50 साल पीछे चला गया। हमारा विजन ये है कि हम चाहे आप लोगों के लिए बुरे बन जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो ग्रो करेगा। पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये हमें सेक्रीफाइस करने की जरूरत थी, किसी ना किसी ने तो करना है।
देखें, जब भी आपका मुल्क कर्जों के अंदर है, आपके पास इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, आप कर्जे कैसे उतारेंगे? कोई विजन, कोई बंदा, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये आके अपना विजन दे कि जी मेरे पास ये रोड मैप है, मैं ये कर्जे उतार दूं। अल्टीमेटली आपके पास एक ही सोर्स है कि आप अपने रेवेन्यू के ऊपर उसको अच्छे अंदाज से खर्च करें, उसके ऊपर कट लगाएं, अपने अखराजात को माइनस करें, अपने आप को स्क्वीज करें। जब आप स्क्वीज करेंगे तो लोग तंग होंगे, जब तंग होंगे तो वो कहेंगे जी हम तो बड़े कंफर्ट जोन में थे, हमें तो आपने तंग कर दिया। लेकिन मेरे भाई ये चीजें ऐसी अंदाज में चलती हैं कि आपने किसी न किसी ने ये इनिशिएटिव लेना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज हासिल है पीटीआई को कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने अपनी ज़ात को पसे पुष्ट रख के पाकिस्तान को पहले नंबर पे रखा है और पाकिस्तान के मफाद के लिए हम जो है वो इकदाम कर रहे हैं। ये तो है पहली बात जो हम बात कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने की, वज़ीर आला पंजाब आए और वज़ीर आला पंजाब जो है वो यहाँ पे आके 9 अरब या 14 अरब मनसूबों का जो है इफ्तिताह करके गए हैं। इस वक्त हम जिस सिटी के अंदर बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, फैसलाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये बेहंगम तरीके से फैला है। इसका कोई किसी के पास रोड मैप नहीं था कि फैसलाबाद ने किस तरह से फैलना है। एक प्लान बना, उसको हम बोलते हैं पेरी अर्बन प्लान। पेरी अर्बन प्लान के अंदर जो है वो फैसलाबाद का 2040 तक का मंसूबा बनाया गया कि 2040 तक फैसलाबाद किस अंदाज से ग्रो करेगा, कौन से आपके ब्राउन एरियाज होंगे, कौन से आपके ग्रीन एरियाज होंगे। उसके बाद आगे काम स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान जो है वो 2040 से लेके 50 तक का ये मास्टर प्लान है। आप 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने अगर कोई मंसूबों का इफ्तिताह किया है तो हमने 20 साल आगे सोच के किया है। हमने वो सड़कें नहीं बनाई जो आपकी सड़कें हर साल, हर 4 साल में टूट जाती हैं और 4 साल बाद वो बनानी पड़ जाती है। और डेफिनेटली डिफरेंट गवर्नमेंट्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। क्या इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से हर कोई खुश है? आई थिंक कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। अगर आपने लोगों को राजी करना है तो ठीक है, तो फिर आप लोगों को राजी करेंगे। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि कई दफ़ा चीज़ों को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, और डेफिनेटली इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि मज़ीद गुफ्तगू भी करें। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमेशा अगर सीरियस बात भी हो रही हो उसके अंदर हम डेफिनेटली कोई ना कोई लाइट हार्टेड बात ज़रूर करें। और ऑफ कोर्स आज एक बहुत ही ख़ास शख्स हैं, फैसलाबाद की बहुत मशहूर पर्सनालिटी है जिनकी बर्थडे है, सालगिरह है, और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहना चाहते हैं। तो जी मेजर शाहनवाज जो कि पासवान IT ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी सालगिरह है आज। फैसलाबाद की बहुत ही मशहूर शख्सियत है, उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हमारी पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ, और डेफिनेटली हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ इस खुशी में शामिल है, आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो जी अब ये तो एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी सेलिब्रेशन की एक वीडियो हमारे पास है, तो मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से ये वीडियो जो है वो देख लें। तो जी विल बी राइट बैक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy। तो जी ये वीडियो आपने देखी। ऑफ कोर्स फैसलाबाद की जितनी भी मशहूर शख्सियात हैं उन्हीं की वजह से एट द एंड ऑफ द डे फैसलाबाद शहर का नाम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स हों, चाहे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हों। ऑफ कोर्स मेजर शाहनवाज का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। बहुत वक्त से फैसलाबाद का जो नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर शामिल हुआ मेजर सिटीज़ के अंदर, और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि इकॉनमी के अंदर हमारी ग्रो हुई, वो इसी तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ जिन्होंने ऑफ कोर्स अपना किरदार अदा किया है इस चीज़ के अंदर, और बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर आए। तो जी हमारे जो खास मेहमान है, मैं चाहती तो थी कि हम डिफरेंट तरह की चीज़ों के हवाले से उनसे और भी बात करते, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं हमारे ऑडियंस के भी, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है तो ये डिस्कशन जो है हमें किसी और दिन के लिए प्लान आउट करना पड़ेगा। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। आज का प्रोग्राम का वक्त जो है यहीं पर ख़त्म होता है। तो जी हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।